सभी दोस्तों को मैं आदर्श चौबे स्वागत करता हूं डीसी क्लासेस में और सभी को नमस्कार आदर्श चौबे का। आज एक नया टॉपिक है, एक नया जोश और एक नए उमंग के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं डीसी क्लासेस में। आज मैं एक नई चीज कहें, एक नया टॉपिक जो बच्चे सुनते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं, देखते हैं भ्रम में पड़ जाते हैं। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण टॉपिक है और अच्छे को अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं आपको आज क्वेश्चंस भी कुछ कराऊंगा और जब किसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हो जाएं 2-3 तो पूछना ही है, वो टॉपिक्स अपने आप ही क्लियर हो जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है जुड़वा बच्चे यमस ट्विंस और आज मेरा यह लोगो है डीसी क्लासेस आदर्श चौबे का, यही लोगो है, ठीक। और आज जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक है हम देख रहे हैं कि आज टॉपिक है। तो पहले हमें इस टॉपिक को समझने से पहले हम आपको फर्टिलाइजेशन की तरफ ले चलना चाहेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जो मनुष्य आप जानते हैं कि एक लिंगी प्राणी है, मतलब कि मादा जनन तंत्र अलग बॉडी में और नर जनन तंत्र अलग बॉडी में मिलते हैं। मादा जनन तंत्र में युग्मक निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, तो उनमें मादा युग्मक बनता है और नर में यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके पश्चात नर युग्मक का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि दोनों मेल एंड फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाता है और मिलने के पश्चात वह युग्मनज, जिसे जाइगोट कहते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? युग्मनज बोलते हैं। और युग्मनज बनने के पश्चात उनमें धीरे धीरे विदलन होता है, क्लीवेज होता है, जिसे कहते हैं 2 कोशिकाएं बनेंगी कि 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, यह मल्टीपल चॉइस चलता ही रहता है और एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। 9 महीने 9.5 महीने का समय लगता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि आखिरकार एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक बने, उससे यही शिशु का जन्म होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि वह 2 बच्चे हो जाते हैं। तो आज यही टॉपिक है। पहले आप निषेचन तो आप जानते ही होंगे, निषेचन किसे कहते हैं? एक मेल गैमेट, नर युग्मक, नर में और एक मादा। आप जानते हैं कि निषेचन दोनों विपरीत जो प्राणी होने चाहिए, दोनों विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। एक नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए। नर में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात नर युग्मक बन गया, नर युग्मक। और मादा में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो मादा युग्मक बन गया, मादा युग्मक, फीमेल गैमेट। अब दोनों मिले, नर युग्मक इधर से और मादा युग्मक इधर से, तो एक द्विगुणित संरचना, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी n और इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या n, और जब n मिले आपस में तो यह संरचना 2n हो गई और इसे युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज द्विगुणित संरचना होती है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स 2002 में पूछा गया यह क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड परीक्षा में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो युग्मनज होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, मतलब उसमें पूरे के पूरे गुणसूत्र पाए जाएंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 23 गुणसूत्र इधर से और 23 गुणसूत्र इधर से, दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे कि आखिर में नर युग्मक से भी एक शुक्राणु आता है और मादा युग्मक से भी एक अंडाणु आता है, लेकिन भैया क्या हो जाता है कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो बस वही आज सीखना है हमें। देखिए
सबसे पहले आपको मादा जनन तंत्र जानना होगा। मादा जनन तंत्र, यहां पर थोड़ा सा संकीर्ण पद यहां पर नहीं होके यहां पर होना चाहिए, इसे बोलेंगे संकीर्ण संकीर्ण पद, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे स्थमस बोलते हैं। स्थमस स्थमस बोलते हैं। आप देखिए यह मादा, यह आपकी यह जो बाह्य परत होती है इसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम। अंदर जो मोटा युक्त भाग है इसे मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम। और सबसे अंतिम जो यह भाग होती है ये वाली, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, अंतः परत, एंडोमेट्रियम मेट्रियम। मतलब एक मादा का यह जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र यही है। इसमें एक जोड़ी अंडाशय पाए जाएंगे, ये अंडाशय होता है, एक अंडाशय होता है। इसमें कुछ अंगुली सदृश रचना होती है जिसे कीपक नहीं, इसे कहते हैं झालर, हिंदी में झालर और इंग्लिश में फिम्बरी बोला जाता है। उसके पश्चात यह जो दोनों अंडाशय होते हैं एक नली द्वारा वह गर्भाशय से जुड़े होते हैं, जिस नली को फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। हिंदी में कहें तो इसे कहा जाता है अंडवाहिनी, क्योंकि यहां से अंडाशय निकलेंगे तो इनका वहन करते हुए यहां गर्भाशय तक पहुंचाने में सहायता करती है, तो इसलिए इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में, और हिंदी में अंडवाहिनी। इसे क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी अंडवाहिनी बोलते हैं। उसके बाद एक ऊपर फूला हुआ भाग होता है जिसे फंडस बोलते हैं। फंडस के बाद इस नली में भी कई पार्ट होते हैं। एक जैसे फिम्बरी के पास जो होता है पार्ट, उससे कीपक जैसी संरचना, आप देखिए यह कीप जैसी लग रहा है ना, कीप, वैसी संरचना बन रही है, इसे कहते हैं कीपक। और इंग्लिश में कहें तो इसे इनफंडीबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम बोलते हैं। उसके पश्चात उसके ऊपर कुछ संरचना होती है एम्पुला, जैसे हिंदी में कहा जाता है तुम्बिका। जैसे ही कीपक से आगे बढ़ेंगे वहां पर एम्पुला पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब का यह भाग होता है। और यहाँ पर जहां पर फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय से के नजदीक वाली जो भाग होती है, जहां मतलब जुड़ती है नली, इसे कहते हैं संकीर्ण पद, स्थमस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे, जब गर्भाशय का भाग देखेंगे, तो जो गर्भाशय की सबसे बाहरी परत होती है इसे पेरीमेट्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बाद मतलब इसे कहा जाता है बाह्य अस्तर। पेरीमेट्रियम को क्या कहते हैं, बाह्य स्तर। उसके बाद गर्भाशय का बीच में जो है खाली फुला हुआ भाग, इसे कहते हैं मायोमेट्रियम, जिसे मध्य स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य स्तर। और सबसे अंतिम गर्भाशय की जो परत होती है, जहां पर भ्रूण आकर के गर्भाशय स्तर में अंतरोपित हो जाता है। अंतरोपित मतलब उस आके यहाँ पर जुड़ जाता है इस एंडोमेट्रियम लेयर से, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम या अंतः परत। ठीक है। और जो यहाँ पर इम्प्लांटेशन, उसे हाँ ठीक है, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, इसके नीचे यह जो भाग होती है, यह इसे कहते हैं गर्भाशयी ग्रीवा। गर्भाशयी ग्रीवा जिसे सर्विक्स बोला जाता है, सर्विक्स। और यहां पर नीचे यह जो भाग होता है जी, इसे कहते हैं वेजाइना। वेजाइना हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे, इसे हिंदी में योनि बोला जाता है। ठीक। अब जुड़वा बच्चों की कहानी यहीं से जुड़ी है। देखिए
जो मादा होती है, मादा प्राइमेट्स होते हैं, वह प्रत्येक महीने में वह अपने उनका जो अंडाशय होता है एक अंडाणु को मोचित करता है, एक अंडाणु को मोचित करता है। और यह मोचित जो होता है हर महीने में 2 अंडाशय होते हैं, तो एक महीने में 28 दिन का होता है आर्तोचक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक महीने में इधर से और एक महीने में इधर से, मतलब एकांतर क्रम में अंडाणु मोचित किए जाते हैं अंडाशय द्वारा। ठीक, यह अंडाणु, यह जो अंडाणु होते हैं, जैसे यहां पर यह अंडाणु मोचित होता है, तो यह अंडाणु क्या होता है, यहां पर आ जाता है। और यह वाला स्थान इधर मैं दिखा रहा हूं, यह वाला स्थान इन दोनों के बीच में, संकीर्ण पथ और एम्पुला के बीच में होता है। तो यह बीच वाला स्थान एम्पुलरी स्थमस जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह वाला भाग जो होता है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन कहलाता है। मतलब यहां से अंडाशय से एक अंडाणु मोचित होकर के एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे जाकर के शुक्राणु का इंतजार करता है निषेचन के लिए। और यदि शुक्राणु मतलब इस गर्भाशय से होते हुए यहां पर पहुंच जाता है, मतलब अंडाणु मोचित होने के 72 घंटे बाद, मतलब 3 दिन तक वहां पर अंडाणु वहां पर रुका रहता है निषेचन के लिए। यदि शुक्राणु यह समय से 3 दिनों में, मतलब यदि 72 घंटों के अंदर इस अंडाणु के पास पहुंच जाता है, मतलब एम्पुलरी स्थमस जंक्शन इस स्थान पे पहुंच जाता है, तो इस अंडाणु का निषेचन हो जाता है। और वहां पर निषेचन के पश्चात जो मैंने बताया, युग्मनज बन जाता है, द्विगुणित संरचना बन जाती है। और द्विगुणित संरचना यहां पर बन जाने के पश्चात इस एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, यह बात याद रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यह पूछा हुआ क्वेश्चंस है और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। नीट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। एम्पुलरी स्थमस मतलब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन किस स्थान पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के किस स्थान पर होता है, तो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे, यहां पर बन जाता है। अब यह शुक्राणु, यह युग्मनज धीरे धीरे सरकते 1 हफ्ते का समय लेता है और वह गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। गर्भाशय में प्रवेश करने के पश्चात यहां पर यह गर्भाशय जो अस्तर है, गर्भाशय अस्तर सुदृढ़ हो जाती है और यह आकर के युग्मनज इस गर्भाशय के अंतः परत में अंतर्रोपित हो जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो यह बाद की बात है, हमें पढ़ना है यमज किसे कहते हैं। तो आप समझ लें कि यमज किसे कहते हैं कि मादा द्वारा एक साथ 2 बच्चों को जनने की प्रक्रिया ही यमज कहलाती है, जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। मतलब आप क्या लिखेंगे कि एक साथ 2 बच्चे को जनने की प्रक्रिया यमज कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। यहां पर आप लिख लीजिए, एक साथ 2 बच्चों को जनने की प्रक्रिया यमज, हिंदी में जुड़वा बच्चों को हिंदी में ट्विंस बोला जाता है और हिंदी में यमज बोला जाता है। ट्विंस यमज कहलाती है। क्या कहलाती है? यमज कहलाती है। मतलब एक साथ 2 बच्चों को जनने की प्रक्रिया यमज कहलाती है।
अब आपने यह तो जान लिया कि यदि मादा है और एक साथ दो बच्चों को वह जन्म देती है तो वह प्रक्रिया यमज या जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि कई जुड़वा बच्चे होते हैं, देखने में एक समान लगते हैं। आप अगल बगल आप कहीं देखे होंगे, और कुछ बच्चों को देखते होंगे कि वह देखने में जुड़वा बच्चे हैं, आप सुने हैं, लेकिन देखने में अलग हैं। आप कुछ लोगों को देखते होंगे, कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे होंगे कि जो कहीं ना कहीं उनका शरीर आपस में जुड़ा होगा। तो कुछ इफेक्ट्स होते हैं। तो इस यमज के भी कुछ प्रकार होते हैं, आइए उनको देखते हैं क्या होता है। देखिए, यमज जो जुड़वा बच्चे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यह जुड़वा बच्चे तीन प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? जुड़वा बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, थोड़ा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? जुड़वा बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होते हैं आपका एक युग्मनजी या समरूप यमज, इन्हें कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस इन्हें बोला जाता है। दूसरे होते हैं द्वियुग्मनजी या भ्रांतीय यमज। द्वियुग्मनजी या भ्रांतीय यमज, इन्हें डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। और तीसरे होते हैं श्यामी यमज, जिससे श्यामी यमज होते हैं। श्यामी इंग्लिश में भी कहते हैं श्यामी ट्विंस। अब देखिए, मैंने बताया कि जुड़वा बच्चे आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक युग्मनजी या समरूप यमज, दूसरे द्वियुग्मनजी या भ्रांति यमज, और तीसरे होते हैं श्यामी यमज। जो एक युग्मनजी यमज या समरूप यमज होता है, जिन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, और समरूप यमज को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। होता क्या है देखिए,
मैंने बताया कि प्रत्येक मादा में जो होता है 2 अंडाशय होते हैं और उनसे एकांतर क्रम में, मतलब 1 महीने में इधर से अंडाणु निकलेगा और 1 महीने में इधर से अंडाणु निकलेगा। तो एकांतर क्रम में अंडाणु प्रत्येक महीने निकलते रहते हैं और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, आर्तो चक्र कहते हैं। तो आर्तो चक्र में एक अंडाणु मादा से मोचित हुआ और इधर से एक शुक्राणु गया। शुक्राणु तो बहुत जाते हैं लेकिन उसका निषेचन एक ही शुक्राणु करता है। तो इधर से एक शुक्राणु गया, मैं एक इसकी बात कर रहा हूं, एक युग्मजी या समरूप यमज की। तो एक अंडाणु यहां से मोचित हुआ, यहां से एक शुक्राणु गया और इसका निषेचन हो गया। जैसे यहां से एक शुक्राणु गया और मतलब आया और यहां पर आकर के इसका निषेचन कर दिया, यहां पर आकर के ऐसे मिल गया, यहां पर निषेचन हो गया अंडाणु का। यहां पर अंडाणु निषेचन होने के पश्चात आपने सुना होगा कि युग्मनज बना, जाइगोट बना और वह जाइगोट, यह जाइगोट बन गया। मैं यहां पर संरचना बना रहा हूं, यह द्विगुणित संरचना बन गई। अब इनमें क्या होगा, विभाजन होगा। जैसे आपने पढ़ा समसूत्री विभाजन पढ़ा होगा, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा, उसी प्रकार से ये भी एक कोशिका बन गई, जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया। और इसकी संरचना मैंने बताया कि 2n होती है, द्विगुणित होती है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है। अब जब द्विगुणित अवस्था हो गई तो इस युग्मनज में अब जैसे समसूत्री विभाजन होता है उसी तरीके से समसूत्री विभाजन के जैसा ही विभाजन होता है, लेकिन यहां पर विदलन होता है। मैं आगे बताऊंगा कि विदलन और समसूत्री विभाजन में छोटा सा अंतर होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें भी समान प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं और विदलन में भी समान प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। अंतर बस यही हो जाता है कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें कोशिकाएं छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन जो विदलन होता है इसमें विभाजन से बनी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं एक समान ही होती हैं। तो अब देखिए यहां पर निषेचन हो गया, शुक्राणु अंडाणु मिल गए, समयुग्मजी यमज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन क्या होता है प्रथम विदलन कितने दिन बाद पाया जाता है, मतलब प्रथम विदलन जो होता है वह 48 या 72 घंटे के बाद पाया जाता है। तो प्रथम विदलन के दौरान ये जो युग्मनज है, यह युग्मनज जैसे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो एक बच्चे जन्म लेते हैं माता के गर्भ से, तो उनमें विभाजन होता है प्रथम विदलन। तो एक युग्मनज में विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बन गई, उसके बाद से 4 कोशिकाएं बन गई, फिर से उसके बाद से 8 कोशिकाएं बन गई, 16 कोशिकाएं बन गई। ऐसे विभाजन इसी कोशिका के अंदर चलता रहता है, इसी युग्मनज के अंदर चलता लगता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी यह युग्मनज है और इस युग्मनज में जब प्रथम विदलन होता है तो यह कोशिकाओं के अंदर विभाजन न हो करके इस कोशिका के अंदर जो विभाजन होता है 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ते जाते हैं, यह कोशिकाएं बीच से दोनों अलग हो जाती हैं। प्रथम विदलन के दौरान यह दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। यह 2 कोशिकाएं बन गई, 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ क्या रहा, आनुवांशिक पदार्थ एक ही रहा, क्योंकि एक ही शुक्राणु एक ही अंडाणु को विभेदित किया है। लेकिन प्रथम विदलन के पश्चात यह जो युग्मनज है, यह विदलन के पश्चात 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई, 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई, लेकिन दोनों में जो आनुवांशिक पदार्थ है एक ही तो होगा, गुणसूत्र तो एक ही होगा। अब देखिए, अब यह 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई। अब इनमें मल्टीपल चॉइस, दोनों कोशिकाएं लगातार विभाजन करते करते और पूर्ण रूप एक संरचना बना लेती हैं, एक शिशु की पूर्ण रूप संरचना बना लेती हैं। यह इस कोशिका में विभाजन के पश्चात एक शिशु बन जाता है और इस कोशिका में विभाजन के पश्चात एक शिशु बन जाता है। इस कोशिका में विभाजन द्वारा अलग अलग शिशु,
ठीक है, इससे इस कोशिका से एक शिशु बन गया और इस कोशिका से एक शिशु बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए एक ही युग्मनज रहा, लेकिन प्रथम विदलन के दौरान दो अलग अलग कोशिकाएं बन गई और दो अलग अलग कोशिकाओं में आपस में कोशिका विभाजन होता गया और दो नए नए शिशु बन गए। अब दोनों यह शिशु जो होते हैं माता के गर्भ में यह एंडोमेट्रियम लेयर से आकर के और यहीं पर चिपक जाते हैं। एक शिशु यहां पर ऐसी कुछ थैली नुमा संरचना होती है, तो एक शिशु यहां पर ऐसे, एक यहां पर आ जाता है और एक शिशु यहां पर आ जाता है। एक शिशु यहां पर आ जाता है और इस प्रकार से मादा के गर्भ में दो शिशु एक साथ पलने लगते हैं और दोनों मादा के गर्भ से गर्भाशय के स्तर से ही या अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े रहते हैं और इनसे ही पोषण प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर इसलिए यहां पर समयुग्मनजी या एक युग्मनजी यमज कहते हैं, क्योंकि एक ही यमज, समयुग्मनजी एक युग्मनजी, क्योंकि यहां पर एक ही युग्मनज अंडा निकला, यहां पर एक युग्मज मादा से निकला और एक ही युग्मक नर से गया और एक ही के मिलने से युग्मनज बना, एक ही युग्मक के मिलने से युग्मनज बना और इसमें विदलन दौरान दो अलग कोशिकाएं तो हो गई, दो अलग अलग हो गई, लेकिन युग्मनज तो एक ही है, आनुवांशिक पदार्थ तो एक ही है और दोनों में विदलन हुआ और विभाजन हुआ और दो अलग अलग शिशु बन गए, दो अलग अलग शिशु बन गए, इसलिए इन्हें एक युग्मनजी या समरूप यमज कहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार के विदलन से जो दो संतान जन्म लेते हैं वह दोनों नहीं तो नर होंगे और दोनों नहीं तो मादा होंगे, एक नर और एक मादा नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आनुवांशिक पदार्थ एक ही होगा। यदि दोनों अलग हुए और यदि वह XY वाला गुणसूत्र उसमें गया, यदि मादा का X है और पुरुष का Y गुणसूत्र गया, तो वहां पर दोनों विदलन के पश्चात बनी दोनों कोशिकाएं से बने जो शिशु होंगे वह नर होंगे, वह नर होंगे। और यदि मादा का X गुणसूत्र और मनुष्य का Y गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु X गुणसूत्र वाला शुक्राणु उसको निषेचन करता है मादा के अंडाणु को, तो उससे मादा जन्म लेती है, लेकिन यहां पर विदलन से बनी दो कोशिकाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से नहीं तो वह मादा, दोनों जो संतान इससे उत्पन्न होंगी, नहीं तो दोनों मादा होंगी और यदि नहीं तो दोनों पुरुष हो सकते हैं, एक मादा और एक पुरुष नहीं हो सकते हैं। मतलब इनमें यदि यह मान लीजिए जैसे यह XY गुणसूत्र से बना हुआ युग्मनज है, XY गुणसूत्र से बना हुआ युग्मनज है और इनमें विदलन हुआ, तो यह दोनों, क्योंकि XY विदलन मतलब XY गुणसूत्र इसमें है तो इसमें भी XY गुणसूत्र आ जाएगा। विदलन जब होगा तो इसमें भी XY गुणसूत्र आ जाएगा और इसमें भी XY गुणसूत्र आ जाएगा। मतलब दोनों बच्चे दोनों नर होंगे। और यदि यही युग्मनज X गुणसूत्र का बना होगा तो दोनों जो शिशु होंगे वो भी मादा शिशु होंगे, मतलब दोनों तब मादा हो जाएंगे। यही इसमें होता है एक युग्मनजी समरूप यमज या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसे आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। आप ऐसा उदाहरण देख रहे होंगे कि दोनों जैसे दो जुड़वा बच्चे हुए तो दोनों देखने में एक समान लगेंगे, नहीं तो आप देखे होंगे कि दो जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़की हुई एक लड़का हुआ, दोनों देखने में एक समान लगे, ऐसा कभी नहीं तो वो दोनों लड़कियां होंगी तो देखने में समान होंगी, नहीं तो दोनों वह बालक होंगे तो देखने में समान होंगे। आप एक उदाहरण ले लीजिए, आप टीवी देखते हो, आपने चिंकी मिंकी को देखा होगा,
बहुत से लोगों को देखा होगा, अपने गांव में भी देखा होगा, अपने शहर में भी देखा होगा, गली कहीं भी देखा होगा आपने। तो आपने चिंकी मिंकी को देखा है, वह एक जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन किस प्रकार के बच्चे हैं, वह एक युग्मजी या समरूप जुड़वा बच्चे हैं, और उनमें जो गुणसूत्र होगा वह एक्स एक्स से बना होगा। इस प्रकार से एक्स एक्स वाला वह दोनों मादाएं होंगी, ठीक, क्योंकि इनमें विदलन हुआ तो इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ एक्स एक्स आ गया और इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ एक्स एक्स आ गया, ठीक। पहला क्लियर हो गया होगा कि जुड़वा बच्चों में सम युग्मजी यमज किस प्रकार से जन्म लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहां पर मिटा देते हैं। अब आता है दूसरा द्वियुग्मजी या भ्रांतीय यमज, जिसे डाइजाइगोटिक ट्विंस, या एक दूसरा होता है भ्रांति यमज को फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं, जगह नहीं है, आप केवल सुन लें, फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं उन्हें, जो दो युग्मजों से मिलके बने होते हैं। अब आप कहेंगे क्या, आपने सर कहा कि एक ही अंडा निकलता है इधर से इधर से, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कभी कभी कुछ महीने ऐसे हो जाते हैं कि कई मादाएं जो होती हैं उनमें दोनों साइड से अंडे मोचित हो जाते हैं। इधर से भी अंडा मोचित हो जाएगा और इधर से भी अंडे मोचित हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि मनुष्य का जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है, उसमें अनेक कई लाख कई करोड़ शुक्राणु प्रवेश करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने कहा कि द्वियुग्मजी यमज, मतलब इसमें जो युग्मक बनेगा, इसमें जो युग्मज बनेगा वह दो अलग अलग युग्मज बनेगा। इसमें मतलब नर युग्मक भी दो होंगे और मादा युग्मक भी दो होंगे। मतलब एक अंडा इधर से भी मोचित हो जाएगा और एक अंडा यहां पर जो था वो भी यहां पर आ जाएगा। एम्पुलरी स्थमस जंक्शन जो बताया था, दोनों तरफ से वही होगा। एक अंडा इधर से मोचित होकर के यहां पर आ गया, एक अंडा इधर से मोचित होकर के आ गया। इसमें शुक्राणु जो थे, अब इसको मिटा देता हूं, इसमें जो शुक्राणु होंगे, अब अनेकों संख्या में शुक्राणु गए, अनेकों संख्या में शुक्राणु गए तो क्या होता है, कुछ एक उसमें भी सभी शुक्राणु निषेचन में भाग नहीं लेते। जो परिपक्व शुक्राणु होते हैं वही शुक्राणु निषेचन में भाग ले सकते हैं। जो सक्रिय शुक्राणु होंगे वही निषेचन में भाग ले सकते हैं। सभी शुक्राणु निषेचन में भाग नहीं लेते। वह इस परत में कुछ अम्लीयता के कारण कुछ शुक्राणु जो सक्रिय नहीं होते हैं उससे नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ शुक्राणु, जैसे एक शुक्राणु यहां से इधर आके इस अंडे का निषेचन कर दिया, इस मादा युग्मक का निषेचन कर दिया, और एक शुक्राणु आकर के यहां पर इसका निषेचन कर दिया, इस अंडे का निषेचन कर दिया, ठीक, इस अंडे का निषेचन कर दिया। अब आप देखिए, मैंने कहा कि जहां पर नर युग्मक मादा युग्मक से मिला उसे निषेचन कहते हैं। तो यहां पर इस मादा में इस महीने में एक अंडा इधर से मोचित हुआ और इधर से भी एक अंडा मोचित हो गया, एम्पलरी स्थमस जंक्शन पे आके रुका हुआ है। मादा पुरुष का शुक्राणु जो गया ये भी मादा नर युग्मक है, तो एक इधर इस अंड को इस अंडाणु को निषेचित कर दिया और इधर से एक इस अंडे को निषेचित कर दिया। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कितने निषेचन हो रहे हैं। एक निषेचन यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, दो निषेचन हो रहे हैं। तो यहां पर नर युग्मक मादा युग्मक से मिला तो युग्मनज बना एक युग्मनज,
और यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक से मिला तो बना दो युग्मज। यहाँ पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द्वियुग्मजी यमज या भ्रांतीय यमज। द्वियुग्मजी यमज या भ्रांति यमज मतलब दो युग्मज तो बन गए। अब इनमें क्या होगा, अब देखिए इसमें आनुवांशिक जो होगा, इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा, दोनों जो बच्चे होंगे उनमें अलग अलग प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि इधर से मादा में आप जानते होंगे दोनों अंडाणु जो मोचित होंगे दोनों XX प्रकार के होंगे, तो इधर मादा भी X है। लेकिन यह कोई ठीक नहीं है, यह पुरुष का शुक्राणु गया, यह Y भी हो सकता है, यह Y भी हो सकता है। इधर का जो पुरुष का मादा का तो पहले से ही X है, इधर का पुरुष का जो शुक्राणु गया वो भी X हो सकता है। ठीक है, कोई ठीक नहीं है शुक्राणु किस प्रकार के हो सकते हैं, उनमें गुणसूत्र क्या हो सकते हैं। मादा का अंडाणु पहले से ही X होता है, पुरुष का शुक्राणु इधर गया वह X भी हो सकता है, इधर जो शुक्राणु गया वो X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, और मादा का तो पहले से ही है। तो आप एक बात जानते हैं, यह आनुवांशिक रूप से दोनों भिन्न होंगे, ये जो बच्चे होंगे आनुवांशिक रूप से दोनों भिन्न होंगे। अब देखिए यहाँ पर मादा का X है और पुरुष का कहीं X गुणसूत्र वाला चला गया, X गुणसूत्र वाला शुक्राणु चला गया, तो इससे जो बनेगा युग्मज वह XX प्रकार का होगा, मतलब वह गर्ल होगी, वह जो शिशु होगी वह गर्ल होगी। और यदि Y गुणसूत्र वाला X गुणसूत्र वाले अंडे से मिल गया तो इस प्रकार से वह युग्मज जो बनेगा XY बनेगा, मतलब Y हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से यह कोई ठीक नहीं है इसमें कि मतलब कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु को विभेदित करेगा, मतलब निषेचित करेगा। यहाँ पर XX तो आप जानते होंगे अंडाणु का पहले से ही रहता है, लेकिन शुक्राणु में ही निर्धारित करता है कि वह जो शिशु होगा वह नर होगा या मादा होगा। तो इधर भी एक शुक्राणु कहीं X वाला जाकर के X अंडाणु को निषेचित कर दे तो वहां पर गर्ल बन जाएगी, वहां पर जो शिशु होगा वह गर्ल हो सकता है। कहीं हो कि यह शुक्राणु Y गुणसूत्र वाला हो और X गुणसूत्र वाले से मिल जाए तो वह हो जाए कहीं नर, वह बॉय हो जाए। तो यह क्रिया होती है और इस प्रकार से इसमें दो युग्मज बन रहे हैं ना, तो इसलिए इसे द्वियुग्मजी यमज कहते होंगे। और इस प्रकार के यमज जो शिशु जन्म लेते हैं मादा के गर्भ से, तो वह एक नर भी हो सकता है और एक मादा शिशु भी हो सकता है। मतलब इसमें आनुवांशिक पदार्थ दो भिन्न प्रकार से मिल रहे हैं, दो अलग अलग प्रकार से मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें देख रहे हैं कि दो शुक्राणु जा रहे हैं और दोनों शुक्राणु यह कोई क्लियर नहीं है कि वह XX वाले हों या Y वाले हों। वह X भी हो सकता है, वह Y भी हो सकता है, वह XX भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर यदि इस प्रकार से इस विधि में मतलब जो द्वियुग्मजी यमज होते हैं वह दोनों भिन्न प्रकृति के होते हैं, उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। वह एक नर भी हो सकता है और एक मादा भी हो सकती है। ठीक, वह दोनों भी नर हो सकते हैं। आप देखते होंगे कई जुड़वा बच्चे ऐसे, वो दोनों नर भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति देखने में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मतलब वह एक प्रकार से दिखाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह एक कोशिका के विदलन द्वारा नहीं बन रहे हैं। उनमें जब कोशिकाएं अब विदलन होंगी तो इसकी कोशिकाएं अलग विदलित होंगी। यहाँ पर मैं बता रहा हूं। अब इधर मान लीजिए अब Y इधर बन गया तो इसकी कोशिकाएं अलग विदलित होंगी। इधर मादा बन गई तो इसकी कोशिकाएं अलग विदलित होंगी, विभाजन अलग होगा। तो इस प्रकार से दो नए मतलब दो अलग भिन्न प्रकृति के संतान
जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के यमज को क्या कहते हैं? द्वियुग्मजी या भ्रांति यमज, मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस बोला जाता है इन्हें। अब हमारा अंतिम टॉपिक आता है श्यामी यमज किसे कहते हैं? श्यामी यमज। तो श्यामी यमज को भी समझ लेते हैं हम लोग। श्यामी यमज, श्यामी यमज क्या होते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मादा में मैंने बताया कि एक अंडा मोचित हुआ और उसमें विदलन होता है, तो कभी कभी कोशिकाएं विदलित होकर के दो अलग अलग, जैसे यह एक कोशिका है, मान लीजिए यह मेरी एक कोशिका है, इसमें विदलन होकर के और एक शिशु बनना चाहिए, लेकिन यह कोशिका क्या हो गई? दोनों अलग हो गए, स्वतंत्र रूप से अलग हो गए, और यह इस कोशिका में अब अलग विभाजन होगा, इस कोशिका में अलग विभाजन होगा, तो वह समयुग्मजी यमज कहलाएंगे। मतलब वह समयुग्मजी यमज कहलाएंगे या समरूप यमज कहलाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह एक युग्मज है और इसमें विदलन हुआ, प्रथम विदलन हुआ, और प्रथम विदलन के पश्चात यह कोशिकाएं अलग नहीं हुई, यह कोशिकाएं कहीं न कहीं आपस में जुड़ी रह गईं। मतलब यह कोशिका जो थी, मैंने कहा कि विदलन हो गया, मतलब दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन गई, दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन गई। लेकिन क्या हुआ, कहीं मिस्टेक हो गया थोड़ा सा कोशिका विभाजन में, और यह यहाँ पर ऐसे जुड़ी रह गई, यह यहाँ पर ऐसे जुड़ी रह गई, तो इनमें भी कोशिका विभाजन होगा, इनमें भी कोशिका विभाजन होगा, लेकिन दोनों में कोशिका विभाजन होगा, लेकिन जब शिशु जन्म लेगा तो उनमें कोई ना कोई अंग आपस में जुड़ा रह जाएगा, कोई ना कोई अंग आपस में जुड़ा रह जाएगा, और इस प्रकार के ही यमज को श्यामी यमज बोला जाता है। आपको मैं दिखा दे रहा हूं कैसे जुड़े रह जाएंगे। जैसे ठीक है, जैसे यह यमज होते हैं तो कहीं न कहीं आपस में ऐसे जुड़े रह जाते हैं। ऐसे दो शिशु क्या हो जाते हैं, जब कोशिका विदलन होती है, कोशिका मतलब उसमें युग्मज में विदलन होता है, तो वह कोशिकाएं कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी रह जाती हैं, और उसमें कोशिका विभाजन होता रहता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं वहां पर आपस में जुड़ी रह जाती हैं, स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार से वह दो स्वतंत्र रूप से शिशु तो बनाती ही हैं, लेकिन वह कोशिका आपस में कहीं न कहीं जुड़ी रह जाती है, और इस प्रकार से यह दोनों शिशु जब गर्भ से बाहर आते हैं तब भी आपस में कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं, तो इन्हें ही श्यामी यमज कहा जाता है। ठीक है, तो यही पूरी प्रोसेस थी, मतलब यही जुड़वा बच्चों की कहानी थी कि आप देखते होंगे कि वह एक युग्मजी या समरूप यमज है, मतलब जो जुड़वा बच्चे हुए वह देखने में समान दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें एक युग्मजी या समरूप यमज कहते हैं। यदि वह जुड़वा बच्चे हैं और देखने में एक लड़की है एक लड़का है और देखने में दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो आप सीधे समझ जाना कि आनुवंशिक पदार्थ एक नहीं है, मतलब जो विदलन हुआ एक कोशिका में नहीं हुआ,
दो अलग अलग यमक बन गए, आनुवांशिक पदार्थ अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार के यमज को द्वियुग्मजी या भ्रांति यमज कहते हैं। भ्रांत में पड़ जाते हैं, विस्मित में पड़ जाते हैं बच्चे कि मतलब वो जुड़वा बच्चा है तो देखने में एक समान है, लेकिन यह जुड़वा बच्चे हैं देखने में एक समान नहीं है। तो वही भ्रांति यमज कहा जाता है उन्हें। मतलब आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि यमज मतलब जुड़वा बच्चे एक कैसे हो गए, एक लड़की है एक लड़का है, वो दोनों लड़के हैं। तो यह अंतर होता है। और श्यामी यमज को आप देखे होंगे कहीं कि वह उनका जो बॉडी होता है कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा ही रह जाता है, तो उन्हें श्यामी यमज बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं भी आपके लिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेके आया हूं और उस क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूं क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, थोड़ा देखिएगा। मैं इसको ढूंढ के लाया हूं एनसीईआरटी फोल्डर से, और शायद में भी हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस इस बार 2022-23 में बन सकते हैं। और मैं नीट वाले स्टूडेंट्स भी कहना चाहूंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जरूर एक या दो क्वेश्चंस बन ही जाते हैं इस चैप्टर से। तो एक क्वेश्चंस है कि एक माह में मादा अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता के समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज मतलब द्वियुग्मजी यमज हों? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक माह में मादा अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? तो मैंने बताया कि अधिकतर एक मादा के अंडाशय से एक महीने में एक अंडाशय से एक अंडा ही मोचित होता है, ठीक है। यदि माता में समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित होंगे? तो आप सीधे मैंने कहा कि एक ही अंडा मोचित होता है, और उसमें विदलन में दो अलग अलग कोशिकाएं हो जाती है ना। एक ही में, जैसे एक कोशिका में ही मतलब कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, वह प्रथम विदलन में ही दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो क्या कह रहा है कि कितने मतलब जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है तो कितने अंडे मोचित हुए होंगे? समरूप जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है तो एक अंडा मोचित हुआ होगा, एक अंडा मोचित हुआ होगा, और उसमें प्रथम विदलन के द्वारा दो अलग अलग कोशिकाएं बन गई होंगी। उसके आगे पूछ रहा है क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज होगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि उसमें एक अंडा में विदलन द्वारा दो अलग कोशिकाएं होती हैं, और यदि दो द्विअंडज यमज हैं तो उसमें बनने वाली दो अलग अलग युग्मज होती हैं, दो अलग अलग शुक्राणु दो अंडाणुओं को निषेचित करते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल हमारा उत्तर बदलना स्वाभाविक है कि वह दोनों बच्चे, एक लड़का भी हो सकता है एक लड़की भी हो सकती है, जबकि समरूप यमज में दोनों लड़के हो सकते हैं, नहीं तो दोनों लड़कियां हो सकती हैं, और उनमें आनुवांशिक मतलब पदार्थ जो होते हैं वह समान प्रकार के होते हैं। भले ही वह वातावरण में रहने के कारण उसमें बदलाव आ जाए, लेकिन उनके आनुवांशिक पदार्थ समान पाए जाते हैं। जबकि द्वियुग्मजी यमज की बात करें, भ्रांति यमज की बात करें, तो इसमें दो अलग अलग निषेचन होता है, दो अलग अलग युग्मज बनते हैं, इसलिए वह उनका आनुवांशिक पदार्थ यह ठीक नहीं है कि दोनों में समान प्रकार की पाई जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज आप काफी अच्छे तरीके से आज आपने सीखा कि जुड़वा बच्चे किन्हें कहते हैं, यमज किन्हें कहते हैं। आपने मादा जन्म तंत्र का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, आपने फिगर्स भी देखे, आपने बहुत कुछ देखा। धीरे धीरे आप ऐसे ही सीखते चलेंगे, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उसको मैं लेकर ऐसे ही आता रहूंगा। थोड़ा मेरे भी पास समय नहीं है, मैं समय निकाल के थोड़ा आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, और किसी दिन हो सके तो आप लोगों से लाइव जुड़ने का भी मौका मुझे मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप मुझे जाने के दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे रिपीट करके बार बार देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अपने दोस्त आदर्श चौबे को जाने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।